गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम, और इस डबल ईडियम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था, है ना। और एयर पोल्यूशन में हम पढ़ रहे थे कि हम उद्योगों में जो एयर पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको 4 मेथड बताए थे। एक है अवसादन कक्ष मेथड, फिर चक्रवात है, फिर मार्जक है, और स्थिर वैद्युत अवक्षेपण है। देखिए मतलब मैंने वैसे चारों के बारे में एक्सप्लेन मैं यहाँ कर दूँगी। एग्ज़ाम में आप इन चारों के बारे में मतलब हेडिंग डाल दीजिएगा, जैसे टाइमिंग रहेगा आप कोई एक दो मतलब एक दो ही दो कम से कम एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कम से कम अगर लास्ट टाइम में आपके पास टाइम रहेगा तो आप जैसे कि इसका फिगर बना हुआ है तो आप फिगर बनाकर भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे सेटलिंग चैम्बर की जो पहला मेथड था हमारा, जिसे हम अवसादन कक्ष मेथड कहते हैं या सेटलिंग चैम्बर मेथड बोलते हैं, इसमें हमने बताया था कि जो हमारे पास पोल्यूटेड एयर होती है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चैम्बर बना देते हैं, और इस चैम्बर में जब एयर जाती है तो उसका हम वेलोसिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और जब वेग कम हो जाता है तो उसमें जो भी सॉइल वगैरह रहता है वो यहाँ पे जो सॉइल हॉपर लगा हुआ है इसमें चला जाता है, और जो प्योर एयर होती है वो आपकी बाहर निकल जाती है। और इसमें पिस्टन लगा हुआ है जो टाइम टाइम पे इस धूल जो इसमें कलेक्ट हो जाती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया था आपका। अब हम बात करेंगे सेकंड, जो है आपकी स्क्रबर्स। स्क्रबर्स मीन्स मार्जक विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका वाटर होता है मतलब सॉरी जो एयर होता है उसको हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइज़र या नमी ला देते हैं, ठीक है। तो अब इस मेथड में देखिए इसे वेट कलेक्टर मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप क्या है, एक चैम्बर बना हुआ है, ठीक है। चैम्बर में क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं जो हमारे पास पोल्यूटेड एयर होती है वो इस चैम्बर में हम यहाँ से डालते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वाटर है इसमें वाटर का जैसे बम्बारिंग कराया जाता है, मतलब बौछार डाला जाता है पानी का। जब पोल्यूटेड एयर यहाँ पे जाती है तो जब उसमें हम वाटर डालते हैं तो आपको पता है जब मिट्टी गीली होती है या अगर धूल कण जो होता है जब वो गीला हो जाता है तो क्या होता है, नीचे बढ़ जाता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे जब आंधी आता है तो जो धूल होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है, और जैसे ही बारिश आता है जो सारी धूल होती है वो नीचे क्या करती है, जैसे वो नीचे आके बैठ जाती है, क्योंकि जो धूल होता है आपका वो हैवी वेट हो जाता है। और आपको पता है हैवी वेट चीज़ ज़्यादा देर तक एयर में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये दूषित जल यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जो वाटर होगा उसमें जो भी कचरा होगा आपके एयर में वो वाटर के साथ निकल जाएगा, और जो प्योर एयर है वो आपकी इस पिस्टन से हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस मेथड में आपको बताना है सिर्फ कि हम क्या बनाते हैं, कक्ष बनाते हैं जिसमें क्या होता है, वाटर पंप लगाते हैं जिसमें हम वाटर का बम्बारिंग कराते हैं, फिर हम इसमें दूषित वायु डालते हैं और उसके बाद यहाँ से इस पर पानी डालते हैं। फिर पानी के द्वारा जो इसमें धूल कण मिट्टी होती है वो सारा दूषित जल की तरह निकल जाता है, और जो हमारी फ्रेश एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। आप देखेंगे वैसे ही लिखा भी है, कुछ गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं, तो इनका संपर्क द्रव विधियों द्वारा पृथक करते हैं। और आपको पता भी है कि कुछ जो गैसें होती हैं वो हमारे वाटर में सॉल्युबल होती हैं, है ना। वाटर जो मतलब जितनी ज़्यादा जो इम्प्योर गैसेस होती हैं, जैसे आपको पता है इवन जो रेडियो एक्टिव विकिरणस होती हैं वो भी एयर में सॉल्युबल होती हैं। तो इससे कुछ ऐसी जो हानिकारक गैसें होंगी जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं वो भी निकल जाएगा, और इसके अलावा उसमें जो भी धूल कण रहेगा वो सारा भी निकल जाता है, ठीक है। तो कक्ष में पानी का फुहार छोड़ा जाता है जो नीचे से आती हुई गैसों के संपर्क में आते ही दूषित गैसों को धूल कण पानी या द्रव की बूंदों में चिपक जाता है, और इससे धूल क्या होती है, बाहर हो जाती है। जैसे अगर आप एग्जांपल सोचिए, जब आप कपड़ा धुलते हैं, है ना, तो जब आप कपड़ा धुलते हैं जैसे वाटर होता है आप उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं, जब अपने कपड़े को डालते हैं तो आपके कपड़े से जो भी धूल होती है वो क्या होता है, जो साबुन का झाग होता है पहले वो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं ऊपर जाता होगा,
और फिर जो आप देखते होंगे कि जो भी धूल वगैरह रहता है वो नीचे बैठ जाता है ना, उसको वो गीला करने के लिए। एक तो धूल कण की बात हो गई, दूसरा ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, या रेडियो एक्टिव गैसेज हो गई, ये सारी वाटर में सॉल्युबल्स होती हैं। तो ये सारे जो भी पोल्यूशन है इसके द्वारा निकल जाता है इस मेथड के द्वारा। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्क्रबर्स मेथड या मार्जक विधि। मार्जक से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कपड़े धोने का एग्जांपल दिया, तो आप उसे भी क्या बोलते हैं, मतलब आप मार्जक ही बोला जाता है, वॉशिंग पाउडर हो ऐसे केमिकल नाम में, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइक्लोन सेपरेटर। देखिए साइक्लोन वर्ड मतलब क्या होता है, चक्रवात मेथड इसको बोलते हैं। चक्रवात मेथड क्या होता है, जैसे कि जब आप कभी गर्मी के टाइम पे देखते हैं, जिसे हम मतलब वैसे लैंग्वेज में बवंडर टाइप सा बोलते हैं ना, तो जब वो क्या होता है गोल गोल घूमता है तो हवा के साथ क्या होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितना बड़ा होता है वो उसी हिसाब से अपने साथ धूल मिट्टी कण ये सब लिए रहता है। और जैसे ही आप उसको, जैसे ही वो ख़त्म होता है अचानक से सारी चीज़ें ले आकर एक जगह क्या करता है, गिरा देता है। ठीक, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है कि इसमें क्या होता है, जो जो एयर होती है ना उसको हम साइक्लिक करते हैं, मतलब उसको हम घुमाते हैं, जैसे कि बवंडर घूमता है ऐसे घुमाते घुमाते फिर अंत में क्या करते हैं उसके वेलोसिटी को कम कर देते हैं। जो जब घूमने के बाद उसके वेलोसिटी को कम कर देते हैं तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अपने आप क्या करती हैं, नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका बना हुआ है ना, ये देखिए यहाँ से पहले तो ये ईडी करंट है। आपको पता है कि ऐसा कोई मेथड उस तरह नहीं है कि एयर है जो हमें दिख रही है कि हम उसे रस्सी की तरह गोल गोल घुमा दें। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ईडी करंट्स होती हैं, ईडी करंट्स को हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं, है ना, इलेक्ट्रिकल वालों को पता होगा। ईडी करंट जो होती है कुछ इस तरीके से आपके उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तरीके से में फ्लो होती हैं, है ना। ज़्यादातर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह होते हैं, या जैसे आपका ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, आपको पता है उसमें जब आप प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इनके बीच लिंकेज कराना होता है, तो आप देखते हैं ना कि वो क्या बनेगा, एक सर्कल ही तो बना लेगा ना, क्योंकि आपको पता है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा क्या होता है, नॉर्थ से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल, इसी तरीके से वो क्या करता है, एक क्लोज लूप बना लेता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड में एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। फिर इनमें क्या करेंगे, हम करंट जनरेट कराएंगे। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी तरीके से ये लगा हुआ है जो मेन वेटरेटर है। तो इसी में क्या करेंगे, एयर जब यहाँ से ईडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो इसमें जो आपकी एयर है वो ऐसे ही राउंड होने लगेगी, और जब राउंड होने लगेगी तो फिर उसको हम क्या करेंगे, अचानक से उसकी वेलोसिटी कम कर देंगे, तो जो डस्ट वगैरह होगी यहाँ से निकल जाएगी और आपका क्लीन एयर या यहीं पे क्या करेगी, कलेक्ट हो जाएगी और आपका क्लीन एयर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या करना है आपको, इस विधि में हवा का हम मतलब साइक्लिक करते हैं, जिससे धूलकण अभिकेंद्र बल के कारण उपकरण की चिकनी व ढालू दीवार पर टकराते हैं, जहाँ जड़त्व गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, मतलब एक्चुअल में जो आपका सॉइल है वो स्टडी स्टेट में था, तो जब आपने घुमाया उसको एक्सेलरेट किया, और जैसे ही आप उसके वेग को कम कर देंगे वो अचानक से क्या करेगा, बहुत तेज़ी से नीचे चला आएगा, क्योंकि जो आपके मतलब जो एयर है वो मूव कर रहा है, बल्कि उसमें जो पार्टिकल हैं वो आपके स्टैंड कंडीशन में होते हैं, है ना। जिस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल सोचेंगे तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई रस्सी होती है, आप इसे क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं। जब ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं तो ये जो रस्सी होती है इसमें क्या होता है, टेंशन हो जाता है, मतलब टेंशन होता है। जब अचानक से आप उसको रोक देते हैं तो बहुत दूर जाके गिरता है ना, क्योंकि ये क्या था, पहले स्टैंड कंडीशन में था, आप उसे घुमा रहे थे, जब आपने घुमाना छोड़ दिया तो उसी वेग से क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो यही मेथड यूज किया जाता है। और जो ये आपका लास्ट मेथड था स्थिर वैद्युत अवक्षेपक, है ना, ये वाला मेथड, इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ इतना ही था कि इसमें भी हम क्या करते हैं, दो पॉजिटिव और मतलब दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। मैं आपको सिंपल बता दे रही हूँ।
अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो। जैसे हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, एक एनोड ले लिया और एक कैथोड ले लिया। उसके बाद इस पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराया। तो फिर जो मतलब हमारे पास जो भी एयर यहाँ पे हम डालते हैं तो उस एयर का जो अवक्षेप बना देते हैं, है ना, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो होती है, तो जो अवक्षेप होता है ये ऊपर की तरफ मतलब बैठ जाता है, जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर पार्टिकल है तो हम उसको चार्ज कंडीशन में ला सकते हैं, और चार्ज कंडीशन में ला करके हम उससे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं एनोड और कैथोड टर्मिनल्स पे। उसको कलेक्ट कर लेंगे और जो एयर होगी वो आपकी बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एयर को प्योर करने का मेथड हमने यहाँ पे सीख लिया है। आप इसका जो भी है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अपना बस आप डायग्राम एक जगह शॉर्ट नोट्स में बना कर लिख लीजिएगा। डायग्राम बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए। उसके बाद है जैसे कि आपको एयर पोल्यूशन में मैंने ये बताया था कि बहुत सारी ऐसी हानिकारक गैसें होती हैं जो कि एयर को पोल्यूटेड करती हैं, है ना। मतलब आपको एक गैसों का फिक्स कंपोजिशन जो बताया है, उसके अलावा जो हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस आ जाती हैं तो उसे ही हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक, तो एयर पोल्यूशन में कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि कुछ मतलब ऐसे गैसेस के नाम बताइए जो हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं, जिसे आप एयर पोल्यूशन के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ 4 गैसों को लिख दिया है। जैसे 4 गैसों के नाम बताइए, या सिंपल आ गया। तो अगर आपसे इन गैसों के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आप जब एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन मतलब डिस्क्राइब करेंगे, वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए, डबल इडियम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये नहीं है कि पर्टिकुलर इस पे यही आंसर देना है, आपको पूरा चैप्टर जानना है और उस चैप्टर से एक जिसे कहते हैं निचोड़ निकाल कर, है ना, मतलब हर चीज़ों को आपको पता है कि कॉन्सेप्ट पूरा एक ही है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर आए। तो आपको पूरे चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको इसे इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना होता है ना। कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे और सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उसके लिए अलग आंसर है तो उसके लिए अलग आंसर है। यहाँ पे जैसी चीज़ें आपने समझी हैं वैसे ही आपको करना होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे।